हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, लेकिन उससे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। उम्मीद है आपको पता भी होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर लें, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए उसको कंडक्टर्स कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ पाए, नहीं पास हो पाए, उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे जब मूवीज में बहुत सारी आपने देखा होगा, किसी को करंट लग गया, डांस करने लगता है वो, तो डंडे से छुड़ाया जाता है। कौन से डंडे से? लकड़ी के डंडे से, क्योंकि लकड़ी क्या है? इंसुलेटर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और आराम से छूट जाता है वो। लेकिन क्या होगा जब वो मेटल की रॉड या फिर एक आयरन की रॉड, लोहे की रॉड से अगर उसको बंदे को छुड़ाएगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी लगी है, तो वो तो डांस कर ही रहा था, वो खुद भी डांस करने लगेगा। यानी वो एक कंडक्टर होता है। कौन सी? आयरन की रॉड क्या होगी? एक कंडक्टर होगी। लेकिन लकड़ी की रॉड क्या होगी? एक इंसुलेटर होगी। तो वही बात कर रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जो इंसुलेटर में नहीं होता? यानी कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है? तो याद रखना मेरी बात को। आज हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो पाती है। इंसुलेटर्स में होते हैं, नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। देखो, जैसे मैं बात करूं कंडक्टर की, कंडक्टर का जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। जनरली जो मैं एनएमसी नॉन मेटल लिख रहा हूँ, नॉन मेटल जो होते हैं नॉर्मली इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। समझ जाना, कंडक्टर ये इंसुलेटर है। अब जनरली जो होते हैं मेटल का जो साइज होता है, एम फॉर मेटल, एनएम फॉर नॉन मेटल। अगर मैं इनकी साइज की बात करूं तो जनरली मेटल का साइज क्या होता है? नॉन मेटल की साइज से बड़ा होता है। अच्छा जी, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें पता है कि मेटल हो या नॉन मेटल हो, बना तो होगा वो किसी ना किसी एटम से। और एटम का मतलब क्या होता है? बीच में होना प्लस और साइड साइड में होना इलेक्ट्रॉन। साइड साइड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल का साइज बड़ा है, यानी कि मेटल का साइज बड़ा होने का मतलब क्या है? ये जो प्लस वाला न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचे रखता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन दोनों के बीच में। अब मेरी एक बात बताओ, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों जाके चिपकम फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? चिपकम फोर्स। अब बताओ, एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? पता है, समझ गए ना? अच्छा, अगर एक बात बताओ, लड़की दूर बैठी हो, लड़का पास बैठा हो, तो अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। लेकिन लड़की पास में बैठी हो बगल में तो मजा ज्यादा आता है। यानी कि अट्रैक्शन क्या होता है? उस समय ज्यादा होता है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाने से, दूरियां बढ़ जाने से अट्रैक्शन कम हो जाता है। अच्छा, किसी को मान लो, इसको लड़का मान लो, इसको लड़की मान लो, दूरियां बढ़ गई तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, इनके बीच में थोड़ा ज्यादा होगा, इनके बीच में तो बहुत ज्यादा होगा, खपाखप। अब देखो, जैसे ही आउटर मोस्ट शेल की तरह मैं बढ़ूंगा, इसका साइज काफी ज्यादा है, तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन पे काफी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि सारे तो ये चुरा लेंगे, बेचारे को क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना? अब देखो, नॉन मेटल का साइज जनरली मैंने बोला छोटा होता है। जब जनरली इसका साइज छोटा होता है, इससे मान लो छोटा हो गया, तो इसमें लगभग इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखो और इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका काफी ज्यादा कम होगा। यानी दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत ना के बराबर है, यानी कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। तो यानी वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं, कोई फोर्स ही नहीं है उनको चिपकिंग करने के लिए, तो वो फ्री हो सकते हैं। यानी दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इन्हीं को कहते हैं मेरी जान फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको, अब इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतना ज्यादा होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं मूव करने के लिए। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाले आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनको। अब एक बात बताओ, एक मेटल की रॉड है, आयरन की रॉड मान लो, उसमें आयरन के ही बहुत सारे करोड़ों एटम्स होंगे और उसमें से ही करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हो जाते हैं फिर, और वो उसी से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स कहलाता है। समझ में आई बात? इसी का मूवमेंट को कहते हैं। अच्छा जी,
समझ गए। जैसे क्वेश्चन आए कि व्हाई डू कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या व्हाई डू आयरन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या कोई सा मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखोगे मेरी जान, बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात। अच्छा, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करते हैं, जोड़ के झटका, इलेक्ट्रिक करंट की। अगर इलेक्ट्रिक करंट का आपको फील लेना है तो जो तार है, जो क्या होता है, जो आपके घर में प्लग लगा होगा, क्या लगा होगा, प्लग लगा होगा, उसमें क्या करना, आप अपनी उंगली घुसेड़ लेना, जो भी उंगली आपके घुस गया घुसेड़ लेना और स्विच को ऑन कर लेना। जो मजा आपको आएगा उस मजे को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मैंने भी ये मजा ले रखा है, ऐसा बोल रहे हो क्या, हाँ ले रखा है। तो ऐसे मजे को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब काम की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब क्या, देखो साइंस में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब जब डेफिनेशन में रेट आएगा, क्या बोल रहा हूं, जब डेफिनेशन में रेट आएगा उसके नीचे, उसके फॉर्मूले के नीचे टाइम आएगा। क्या आएगा, उसके फॉर्मूले के नीचे टाइम आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। रेट ना लिख के पर यूनिट टाइम लिख देते हैं। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरी डेफिनेशन और करके लिख सकते हो, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। दोनों बात एक है, रेट लगा दिया तो पर यूनिट टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरी जान। समझ आया। अब देखो मैंने क्या बोला, डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एक चीज जान लेते हैं। जो करंट होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई से इसको डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई फॉर आइसक्रीम। ओके, अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम कहते हैं एम्पियर। क्या करते हैं, एम्पियर। और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। अच्छा, एक ऐसा डिवाइस बताओ जिससे हम करंट नापते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डिवाइस which measures electric current is known as ammeter। क्या बोलते हैं इसको, एम का मीटर, एमीटर क्या करता है, ये करंट को नापता है। क्या इतनी बात मेरी समझ आई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अरे यार आप तो उतार ही सकते हो, पॉज करके वीडियो को, समझ गए ना। देखो करंट को मैंने बताया इसे डिनोट करते हैं, और मैंने एक चीज बताई, जैसे ही डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन से फॉर्मूले आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ध्यान से सुनना। अब एक डंडा लगा दिया, डंडा लगाना था। अच्छा, रेट का मतलब मैंने क्या बोला था, फॉर्मूले में डिवाइड बाय टाइम आएगा, यानी टी तो नीचे आ गया, खत्म कहानी। राजा और रानी पी लो तुम पानी। और जो आगे होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, तो ऊपर आ जाएगा क्यू। ये हमारा बड़े ही मोहब्बत से फॉर्मूला तैयार हो गया है। और बताऊं एक बात आपको, फॉर्मूले से हम ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, बताया था पिछले लेक्चर में। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, कूलम पर सेकंड, या फिर सी ऊपर ये जाएगा -1 हो जाएगा, दोनों एक ही बात है, बात है। तो इसी को हम कह देते हैं एम्पियर। क्या कह देते हैं, एम्पियर। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि कूलम पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट ही है। कूलम पर सेकंड लिखो, इसी को तो एम्पियर लिख दिया है। तो क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, एम्पियर रट के जाते हैं, ये क्या आ गया। या फिर ऐसा आ जाएगा कि अनदर नेम ऑफ कूलम पर सेकंड, वो होगा एम्पियर, या फिर ऐसा यूनिट ऑफ कूलम पर सेकंड। ये क्या बोल दिया, ये किसकी यूनिट है, ये आएगा। ऐसा यूनिट तो ये खुद ही है। ये किसकी यूनिट है, करंट की। इसका दूसरा नाम क्या है, एम्पियर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, समझे बात मेरी। अच्छा, अब ध्यान से थोड़ा सा कुछ बातें और समझ लेते हैं हम। जैसे करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, थोड़ी सी और चीज याद रखना, 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर।
क्योंकि जो एम्पियर है वो ऐसा यूनिट होती है, लेकिन अगर मिली वगैरह कुछ आ जाए तो उसको सबसे पहले ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करोगे। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे हर एक चीज को। यानी मिली एम्पियर को 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही माइक्रो एम्पियर आता है, एक ऐसा होता है माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आएगा? ओके, हम मिटाएंगे। अब देखो मेरी बात सुनो। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो अभी लिखवाने वाला हूं, वो क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर। क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर, या फिर ऐसा आ सकता है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट। ये 1 वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, करंट में भी आएगा, वोल्ट में भी आएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट। इसका सिंपल सा आंसर है, इसका तरीका समझ लो। 1 एम्पियर कब आ सकता है? सबसे पहले करंट का फॉर्मूला देखो, क्योंकि एम्पियर एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट का। तो करंट का फॉर्मूला जरा गौर फरमाओ तो Q/T होता है, Q/T होता है। अब ये करंट 1 कब आएगा, 1 एम्पियर कब आएगा? जब ऊपर और नीचे सेम हो। जब ऊपर और नीचे सेम हो तो कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन हमेशा हम बेसिक लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग किससे होगी? जब ये दोनों 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेसिक वाला हम डेफिनेशन में यूज करते हैं। तो यानी चार्ज को भी हम 1 कर देंगे, टाइम को भी 1 कर देंगे, अंग्रेजी में थोड़ा सा चेप देंगे, बस हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। यानी कि कोई सा भी 1 वाला क्वेश्चन है, वोल्ट में भी आ जाए, किसी में भी आ जाए, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके ऊपर और नीचे 1 कर देंगे और आंसर चेप देंगे। ठीक है, जैसे अभी करा रहा हूं। जैसे देखो कैसे चेक होंगे। अब करंट क्या होता है? चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का मूव होना इन यूनिट टाइम। अब वही अगर चार्ज 1 हो जाए, टाइम 1 हो जाए, यानी when 1 coulomb of charge is drawn in 1 second, then the current flows is of 1 एम्पियर। करंट फ्लोज इज ऑफ 1 एम्पियर, इसी को हम 1 एम्पियर कह देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? अबे ना, एक बात और मेरी जरा ध्यान से सुन लेना। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो क्या होता है? इसमें प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक नहीं होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इधर मूव करते हैं, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर रैंडम मोशन होगा। इनका क्या होगा? रैंडम मोशन होगा, डांस करते रहते हैं। फ्री है, दे आर फ्री टू मूव। कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, कोई भी इधर उधर घूम जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर मैं इसमें कोई बैटरा, कोई सेल लगा दूं, अगर मैं मान लो इधर प्लस और इधर माइनस कर दूं, ये जो बड़ा वाला डंडा है ये प्लस को डिनोट करता है, छोटा वाला डंडा है ये माइनस को डिनोट करता है। जब मैं बैटरी लगा देता हूं तब क्या इसमें हरकत होती है? देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पहले एक रैंडम डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था, लेकिन बैटरी लगा देने से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और वो डायरेक्शन क्या होगी? जरा ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला छोटा वाला डंडा माइनस है, बड़ा वाला डंडा प्लस है, यानी इसकी इधर वाली डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, इसकी इधर वाली डायरेक्शन प्लस हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लाइक चार्जेस है हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज है वो हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज है, ये इसको धक्का देगा, उधर की तरफ क्या देगा? धक्का देगा। और वो प्लस है, वो भूखा बैठा हुआ है, वो उसको क्या करेगा? चिपका लेगा अपने पास। यानी वो इसको उधर बुला रहा है, ये इसको इधर से धक्का दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन हो जाएगी। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई है? यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस। क्या है? माइनस से प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। लेकिन करंट की डायरेक्शन याद रखना हमेशा अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। यानी कि याद रखोगे एक पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी हमेशा प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी ये होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगी करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हो गई थी, करंट की पहले हो गई थी, उस पर इतना ध्यान मत दो। अब ध्यान से समझ लो मेरी बात, क्या मेरी बात समझ आई? अब हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बस हमारा ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, मान लो करंट दिया हुआ है हमको 10 मिली एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स का, बोला है कि चार्ज निकालो। क्या बोला है? चार्ज निकालो। सबसे पहली बात मैंने हमेशा बताई आपको, गिवन लिखो। क्या लिखो? गिवन। गिवन क्या लिखोगे? आई दिया है 10 मिली एम्पियर, आई क्या दिया है? 10 मिली एम्पियर। लेकिन मैंने ये बात भी आपको बताई है कि कोई भी यूनिट हो ऐसा यूनिट में होना चाहिए, कोई भी टर्म लिखना है ऐसा यूनिट में। मिली एम्पियर ऐसा यूनिट नहीं होती है, एम्पियर होती है। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में करने के लिए मैंने क्या बोला था? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 पहले से ही था, इंटू 10 की पावर -3 कर दोगे तो ये 10 की पावर -2 एम्पियर आ जाएगा। ये करंट आ गया, ये करंट की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, वो दिया है टाइम। टाइम दिया है 10 मिनट्स, और टाइम की ऐसी यूनिट होती है सेकंड्स। तो मिनट को जब सेकंड में करोगे तो 10 × 60 कर दोगे तो ये आ जाएगा 600 सेकंड। ये आ गया टाइम, आ गया। अब तो कोई है जान ही नहीं है, Q बराबर क्या लिख दोगे? Q कैसे निकालोगे? I बराबर Q/2 T फॉर्मूला होता है, यहाँ से Q निकालना है तो Q बराबर I × T हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, तो I की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -2 T की वैल्यू क्या है? 600। 600 को मैं 6 × 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 10 की पावर -2 + 2 खत्म। ये बड़ी मोहब्बत से 6 चार्ज निकालना तो 6 कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बड़े ही मोहब्बत से, जरा ध्यान से देखते रहो। पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लिया करो, ठीक है ना। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें करंट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6 मिली एम्पियर, टाइम दिया है 5 आवर्स का, लेकिन हमसे इस बार पूछ दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। पिछले लेक्चर में मैंने n बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, n की वैल्यू निकालने को कह दी है। तो कैसे करेंगे इसको? अरे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थोड़ा मुस्कुराए और गौर इधर फरमाए। जरा ध्यान से देखना, हमें आई दिया है, चलो पहले गिवन लिख दो। गिवन लिख दो 6 मिली एम्पियर, इसको क्या करोगे? एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 6 × 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही टाइम को देखो, टाइम है 5 आवर्स, घंटे को सेकंड में करना है तो 60 × 60 कर दोगे। क्या कर दोगे? 60 × 60, ये 36 है, कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36 है, 36 × 5 कर दोगे तो 180, कितना आ जाएगा? 180 × 2 0 60 में। देख लेना कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, देख लेना, ठीक है ना। इसको हम 18 × 10 की पावर 3 सेकंड्स लिख सकते हैं ना। 3 0 ना अलग कर लिए, अभी बाद में देख लेना, कैसे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मैं ध्यान से देखूं, चाहे अभी तक मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं, Q बराबर NE और एक I बराबर Q/T, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको? दोनों का कॉम्बिनेशन भी लग सकता है। क्या लग सकता है? दोनों का कॉम्बिनेशन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, Q बराबर NE, यानी N अगर आपको निकालना है तो Q की वैल्यू चाहिए होगी, E की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। तो यानी Q पहले हम इससे निकालेंगे और यहाँ रख देंगे तो N आ जाएगा, यानी दोनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। ऐसे यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले Q निकालो। Q क्या होता है? I × T, अभी बताया था। I क्या है? 6 × 10 की पावर -3 इंटू T क्या है? 18 × 10 की पावर 3 प्लस 3 -3 कैंसिल हो जाएगा, 18 6 108 कूलम आ जाएगा Q की वैल्यू। अच्छा, Q आ गया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने बताया था Q की वैल्यू Ne होती है, यानी Ne को मैं 108 लिख सकता हूँ। Ne को मैं क्या लिख सकता हूँ? 108 लिख सकता हूँ ना। थोड़ा सा इधर कराते हैं, Ne को मैं 108 लिख सकता हूँ। अब क्या होगा? N की वैल्यू निकालिए, E बहुत जाएगा नीचे, N की वैल्यू निकालूंगा तो 108/E। E की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है? 1.6 × 10 की पावर -19। इसको क्या लिख सकता हूँ? 108 × 10 की पावर, ये 19 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, अपॉन में 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या कर सकते हैं? त्रिड़म लगाओ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 7 जा कट जाएगा। ये दो जीरो को अलग अगर मैं कर लूं 27 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 2 0, यानी 10 10 अलग कर दूं तो ये क्या लिखा? 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 5 बार में, 5 5 जा 25 इंटू 27 हो जाएगा। देखो 5 जा 25 इंटू 27 क्या होता है? 25 7 जा 175 यानी 17, कैरी 25 2 जा 50 इंटू प्लस 17 यानी 67 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा, है ना। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन है तो 6.75 इंटू 10 की पावर
20 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, एन की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी आंसर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? सो पढ़ते रहो, मचाते रहो, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ब्लास्ट।